हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पर। तो आ जाओ सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे भाई, और जितने लोग आ चुके हैं सभी लोग एक बार लाइक शेयर भी कर देंगे, ताकि सभी आपके दोस्तों को पता चल सके कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। सभी लोग आ जाएंगे भाई। और कल तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने समाज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। साथ ही साथ मारिया मांटेश्वरी के बारे में पढ़ा था, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फ्रोवेल के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो शिक्षा के द्वारा क्या क्या सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा ऐसे विचारों का प्रसार करती है जिनके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि शिक्षा से क्या होता है, आवश्यकताओं की जो समाज में आवश्यकता होती हैं उनकी पूर्ति करती है। साथ ही साथ जो ऐसे विचार होते हैं कुछ, उनको प्रसार करती है, और जिनके द्वारा समाज के अनेक क्षेत्र जो होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से समाज अपने बालकों को वैसा ही बना लेता है जैसा कि वह उन्हें बनाना चाहता है, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा परिवर्तन ग्रहण करने में सहायता करती है। मतलब जो भी आपके समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसको ग्रहण करने में शिक्षा सहायता करती है। शिक्षा नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक होती है। कैसे परिवर्तनों में सहायक होती है? तो नवीन परिवर्तनों में सहायक होती है, जो नवीन यानी कि नए परिवर्तन होते हैं उनमें सहायक होती है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण करती है, यानी कि शिक्षा संस्कृति जो होती है एक दूसरे में हस्तांतरण करती है। शिक्षा एकता तथा समग्रता उत्पन्न करती है, ऐसा भी कहा गया है, और बिल्कुल सत्य बात है ये। अब हम पढ़ते हैं, राल्फ लिल्टन ने बताया है कि जब किसी सामाजिक परिवर्तन के कारण उक्त सामाजिक मूल्यों में दुर्बलता आने लगती है तो समाज पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। यानी कि क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो सामाजिक मूल्य होते हैं अगर उनमें गिरावट आएगी या उनमें दुर्बलता आएगी तो क्या हो जाएगा, समाज जो है वो पतन की ओर अग्रसर होने लगेगा। ऐसे समय पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की रक्षा करती है जिसके बल पर समाज स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे कि आजकल आप सभी ने देखा होगा, पाश्चात्य सभ्यता है वो ज़्यादा अपनाई जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को लोग ज़्यादा अपना रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने अपना जो इंडियन कल्चर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा संकट है ये। तो शिक्षा, अगर किसी के व्यक्ति पास शिक्षा है, वो शिक्षित है, तो अपने समाज की जो संस्कृति है उसको विलुप्त नहीं होने देगा। अब देखते हैं उभरते समाज के जो प्रमुख मुद्दे हैं तो उनको देख लेते हैं। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध सुनिश्चित कराना। ये क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर देखते हैं सार्वभौमिकरण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो हेडिंग आप सभी लोग डाल सकते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य। पहला होता है बौद्धिक विकास, दूसरा होता है ज्ञानार्जन, नैतिक व चारित्रिक विकास होता है, चौथा होता है सांस्कृतिक विकास, पांचवा होता है सामाजिक कुशलता का विकास, और छठवां होता है व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है जीविकोपार्जन, यानी कि जीवन का चक्र जो चलता है, जीवन अपना जिस तरीके से आपको चलाना है, जीविकोपार्जन करना है, उस तरीके से कर सकें। विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता का विकास करना, सामाजिक समायोजन कौशल विकास, और अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल विकास। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर भी करते रहें। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, है ना, जो प्राथमिक कक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए परमावश्यक है। क्या है, अति आवश्यक हो गया है। जो अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया था, संविधान जो आप हमारा भारत का जो संविधान है, ठीक है, क्या था कि उसमें 10 वर्ष के अंदर जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक थे, जैसे कि कक्षा 1 से लेके 6 वर्ष का जो बालक होता है तो कक्षा 1 में उसका एडमिशन होता है। तो कक्षा 1 से लेके
8 तक, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान इसमें रखा गया था। आगे देखते हैं, शिक्षा की सार्वभौमिकता में समस्या क्या क्या आती हैं। तो पहला है सुविधाओं की सार्वभौमिक का अभाव, दूसरा है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, और तीसरा यहाँ पर देखते हैं शिक्षा को बीच में ही छोड़ने का सार्वभौमिकरण, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, इनकी समस्या हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षा शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों में समानता कैसी होगी, तो शिक्षा में अवसरों की समानता की संकल्पना का सूत्रपात समान पहुँच की आवश्यकता से हुआ है। अब देखते हैं कैसे सूत्रपात और कैसी असमानताएं होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय शिक्षा की असमानताएं कौन कौन सी हैं। स्त्री पुरुष में असमानता होती है, ठीक है। विभिन्न वर्गों के मध्य में असमानता होती है, कास्ट को लेकर। क्षेत्रीय में असमानता होती है। ग्रामीण शहरी में असमानता होती है, वो शहर के हैं हम गाँव के हैं, इस तरीके से असमानता होती है। आर्थिक दृष्टि से भी असमानता होती है, अमीर गरीब के तरीके से। इससे अगर यहाँ पर देखें हम, तो शैक्षिक अवसरों में समानता के कारण अगर देखते हैं तो क्या क्या होते हैं, तो वो कारण होते हैं, निर्धनता भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है यहाँ पर असमानताओं में। और दूसरा देखें तो शैक्षिक गुणवत्ता में स्तरीकृत प्रावधान भी होते हैं, सामाजिक संस्कृत कारक भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता भी होती है और शारीरिक दोष भी होते हैं। जो भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक दोष होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हम देखते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु तो उपाय क्या क्या करने चाहिए। तो सरकार ने कुछ उपाय भी बताए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या उपाय हैं। यथासंभव विद्यार्थियों के घर के पास शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाएं। क्या किया जाए, जैसे कि मान लो किसी भी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल जो गांव में खोले जाते हैं उनकी उपलब्धता कराई जाए। छात्रावास सुविधाएं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छात्रों को यातायात साधन उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, जैसे कि जो पहले स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, ठीक है, वो दी जानी चाहिए। शैक्षिक विकास की स्पष्ट व समान नीति से तैयार की जानी चाहिए। और दिया गया है शिक्षण शुल्क यथासंभव समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षण शुल्क जो बच्चों से लगता है वो भी क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, ताकि जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं वो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया गया है शिक्षण शुल्क यहाँ पर पुस्तकें, ड्रेस, स्टेशनरी तथा स्कूल अल्पाहार निःशुल्क हो। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सशक्त व सर्वसुलभ बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तभी तो अभी आजकल आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें ड्रेस भी उपलब्ध करवाई जाती है, पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, स्टेशनरी यानी कि जो भी चीज़ें पुस्तक के साथ साथ में जो भी पाठ्यक्रम सामग्री होती है उनको उपलब्ध कराया जाता है। अल्पाहार यानी कि थोड़ा कुछ देखा जाए कुछ मात्रा में बच्चों को भोजन भी दिया जाता है जो कि निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मुक्त तथा समानता के आधार पर हम पूर्ण समानता के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अगर मुक्त एवं समानता के आधार पर अगर हम देखें तो सभी में समानता हम ला सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया। आगे चलते हैं और हम देखते हैं तो शिक्षा के जो व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण करने के कौन कौन से कारण होते हैं तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। जिस कार्य एवं गतिविधियों के उपयोग से व्यक्ति अपना भरण पोषण करता है, सामान्यतः उस वृत्ति को ही व्यवसाय के नाम से संबोधित किया जाता है। मान लो कोई कैसे भरण पोषण, कोई मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण करता है तो उसको क्या होता है, उसको व्यवसाय मान लिया जाता है। कोई क्या कहता है, भैया अपना बिजनेस डाल दिया तो बिजनेस के तौर पर अपना भरण पोषण कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यही क्या मान लिए जाते हैं, यही एक व्यवसाय मान लिया जाता है कि उनका ये व्यवसाय है, उनका ये पेशा है, इस तरीके से लोग कहते हैं। तो आगे देखते हैं, श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार क्या कहा गया है व्यवसायीकरण पर। तो व्यवसायीकरण शब्द से आशय समाज के उन दायित्वों एवं वर्गों के समूह से है जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, जो समाज और उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं व्यवसायीकरण एवं
शिक्षा एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कैसे संबंध रखते हैं? तो इनका आपस में कैसा होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवसायीकरण एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न मार्गों को प्रशस्त होते हैं। विभिन्न मार्ग जो होते हैं क्या होते हैं? शिक्षा के द्वारा ही खोले जा सकते हैं। ठीक है, व्यवसायीकरण तभी हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर शिक्षा है तो वही अपना क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है। ठीक है, अगर वो शिक्षित है तो, नहीं तो पता चले घाटा पड़ जाएगा किसी साल, है ना। तो व्यवसायीकरण एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यवसायीकरण के विभिन्न मार्ग प्रशस्त होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं, दिए गए है शिक्षा एवं व्यवसायीकरण के मध्य मुक्त युक्त एवं सार्थक संबंधों का विश्लेषण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। तो कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को अपने भावी जीवन के लिए उचित व्यवसाय के चयन हेतु विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता विकास दिशा मिल सकती है। कैसी दिशा मिल सकती है? जैसे मान लो अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित है या कोई भी बालक शिक्षित है तो वो क्या कर सकता है? व्यवसाय के लिए चयन कर सकता है कि हमको कैसे बिजनेस करना है, किस चीज़ में हमें शिक्षा है, किस चीज़ का हमें ज्ञान है, तो हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। वर्तमान परिवेश में भी व्यवसायीकरण के संबंध शिक्षा ही मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः क्रिया प्रधान व रोजगार उन्मुख शिक्षा की वर्तमान समय में अधिक मांग है। कैसी मांग है? अधिक मांग है, ऐसा कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और साथ ही साथ सभी लोग भैया लाइक भी कर दो। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो और एक बार शेयर भी कर दो सभी लोग, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आपकी डेली यहाँ पर क्लास होती है और आपकी क्लासें होने भी लगी हैं। ठीक है, अब आगे से आपकी कमेंट पढ़ने की भी व्यवस्था हो जाएगी, ताकि आपकी कमेंट भी पढ़ सकें। ठीक है, 2-4 दिन त्यौहार में निकल गए हैं, त्यौहार तो सभी ने किया है, थोड़ा हमें काम भी आ गया है, इसलिए हम घर पर रुक गए हैं। ठीक है, चलिए, तो कल से ऐसी समस्या नहीं आएगी। आगे देखते हैं, शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान मानव को प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्र का चयन कर सकें। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जिस क्षेत्र में ज्ञान होता है उसी के अनुसार बालक क्या करता है? अपने क्षेत्र को चयन करता है, व्यवसाय को चयन करता है, उसकी जिसमें दिलचस्पी होती है वो उसमें चयन करके कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब दिया गया है बचपन हीनता बाल श्रम, यानी कि बचपन में किस तरीके से हीनता आती है और बाल श्रम किस तरीके से करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक कौन कौन बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है, तो वो होता है बाल श्रम। जैसे मान लो किसी ने कि कोई बालक है वो 14 वर्ष का नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति पास मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? उसे मजदूरी नहीं मिल रही है। जो पैसे मिलने चाहिए आपके नए जीविकोपार्जन के लिए, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार क्या क्या कहा गया है। तो 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बालकों द्वारा किसी खतरनाक उद्योग, खान, कारखाने आदि में किया जाने वाला कार्य जो कि इसको क्या बोलते हैं? जोखिमपूर्ण, मतलब जिसमें खतरा हो, ठीक है, जोखिम हो, तो बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसने सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसके लिए। तो सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, कौन सा? अधिकार अधिनियम 2009 को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिए जाने से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें कहीं गई हैं। आगे देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक कौन कौन बनता है। तो अभी हम पढ़ के हैं, निर्धनता होता है, पारिवारिक दशाएं होती हैं, अशिक्षा होती है, गैर संवेदनशाली शिक्षा प्रणाली होती है, वित्तीय समस्या होती है, कानून दोष होते हैं, उत्पादकों के स्वार्थ होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अनिवार्य शिक्षा में बाधक हो जाती हैं, बाधा बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बाल श्रम उन्मूलन के उपाय देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बाल श्रम से जुड़े बच्चों के माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जागरूक और
उत्तरदायित्व बनाना जाना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है, जो बाल श्रम वाले बच्चे होते हों उनके माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा दी जाए। ठीक है, उनके प्रति जागरूक किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है दिया गया है बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ऐसे बाल श्रमिक जो निरक्षित हैं उनके लिए अलग आश्रमों की स्थापना करके उसकी स्थिति को सुधार कर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था भी सरकार को की जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और कुछ पॉइंट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो प्रोफेसर जिमर्न के अनुसार देखते हैं, मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, क्यों याद रखनी है भैया, ये क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक है, शिक्षा के बारे में डेफिनेशन है और शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। साथ ही साथ जो आपके महात्मा गांधी हैं उनकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, तो उनकी भी आप 3-4 ऐसी डेफिनेशन हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा से लाभ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर पहला लाभ है, राष्ट्रीय भाषा के विकास में सहायक होती है, भ्रष्टाचार का अंत होता है, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का त्याग होता है, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होता है, साथ ही साथ आर्थिक प्रगति में भी सहायक होती है और यहाँ पर देखें सामाजिक प्रगति में भी सहायक होती है, जैसे कि आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, इन सभी में क्या होती है, सहायक होती है। सभी लोग याद रखें। आगे देखते हैं राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के दोष कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है संकुचित राष्ट्रीय भावना का विकास, दूसरा होता है कट्टरवादी दृष्टिकोण और तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं तो तीसरा होता है पृथकता की भावना का विकास, चौथा होता है युद्ध को प्रोत्साहन करना और पांचवा होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किस तरीके से होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि इंटरनेशनल हार्मोनी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखें तो गोल्ड स्मिथ के द्वारा इन्होंने क्या कहा है, इनके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बनाती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, तो सभी लोग याद रखना, गोल्ड स्मिथ ने कहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यूनेस्को ने सद्भावना के लिए क्या क्या किया है। तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के संबंध में विद्यालय में सामाजिक विज्ञान को माध्यम बनाते हुए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कैसे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, निम्न, तो यहाँ पर देखते हैं निम्न कौन कौन से हैं। सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों को नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा, वह कक्षा, ठीक है, विद्यालय तथा समाज की एक शिक्षण को देने हेतु प्रयोगशाला का रूप लेगी। और देखते हैं यह विश्व छात्रों को विश्व के प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी देगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलें। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, छात्रों के अंदर आवश्यक मनोवृत्तियों व कौशलों का विकास करना है, वर्तमान विश्व में सभी समस्याओं में रुचि लेने हेतु छात्रों को प्रेरित करना है। फिर देखते हैं छात्रों को तर्क, निर्णय व आलोचनात्मक जो शक्ति होती हैं उनका विकास करना होता है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से संबंध बताना यानी कि बनाना होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ काम की चीज़ें हैं उनको भी हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, कुछ काम की चीज़ें देखते हैं। तो कुछ काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो कुछ काम की चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो, मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, 2 फरवरी 1845 में आया था। वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 में आया था। हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया था। आगे कुछ और देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 तक रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है। नवीन शिक्षा नीति 1992, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में आई थी। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 1993,
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ जिसको बोलते हैं वो 2005 के द्वारा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं वर्धा शिक्षा नीति को देखते हैं तो 1937 महात्मा गांधी के द्वारा आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले, तो राधा कृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन याद रखना। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 23 सितंबर 1952 में की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग अध्यक्ष कौन रहे थे, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम कब हुआ था, तो 1993 में ये हुआ था। आगे देख लेते हैं कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित है। बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1993 से संबंधित है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था एकेडमी कहलाती है। संपूर्ण साक्षरता अधिनियम अभियान 5 मई 1988 को। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ हुई थी 2001 में। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, फ्रोबेल का किंडरगार्टन प्रारंभ हुआ था 1839 में। विश्व भारती की स्थापना टैगोर के द्वारा 1922 में की गई थी। गोखले विधेयक 1911 में हुआ था। यशपाल समिति का सुझाव बोझ रहित शिक्षा जो बताई गई थी वो दी गई थी 1990 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि बाल शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 में। और जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लागू हुआ था 1969 में। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको कल करवाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, आज थोड़ा समय का अभाव है तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी क्लासें कल करवाई जाएंगी। इसके आगे की क्लास कल होगी आपकी। तो बताइए क्लास कैसी लगी, सभी लोगों को एक बार बताएंगे और शेयर भी करते रहेंगे। अब चलते हैं भैया, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।